मैं चाहूँगा कि इस परिचर्चा को हम अ, आरंभ करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। हम बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर इसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज जो स्थिति है बांग्लादेश में वो एक विकट परिस्थिति है। संभवतः ऐसी विकट परिस्थितियाँ हमारे पूर्वजों के जीवन में कई बार आ चुकी हैं और अ, आज आज हमें ये परिस्थिति देखने को मिल रही है। 1947 में क्या परिस्थिति बनी थी, कैसे जो है वो एक अखंड भारत से इस तरह से परिवर्तन आ गया और आतताइयों ने जो है वो समस्त जो क्षेत्र हैं उन पे कब्जे पर कब्जे करते जा रहे हैं। ये जानना चाहूँगा कि जो आज बांग्लादेश में स्थिति है उसका कारण क्या है और हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार और बलात्कार और उत्पीड़न जो है वहाँ पर हो रहा है उसका कारण क्या है? क्या वो कारण आज है या वो कारण पहले से ही बना हुआ था? साथ में मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ऐसी क्या कोई स्थिति हो सकती है क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है और हम सब यहाँ पर अनजान नहीं हैं उससे। तो आप इस पर भी प्रकाश डालिए कि भारत में भी क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है और यदि बन सकती है तो उसके क्या कारण होंगे? क्या आज की परिस्थिति में भारत में कौन है जो उसे रोक पाएगा या उसके क्या समाधान हो सकते हैं? जी। सभी को नमस्ते। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल इस कार्यक्रम होने वाला था पर मेरी हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। जैसा कि सवाल पूछा है, बांग्लादेश में जो अभी ये हो रहा है इसकी लिंक्स बहुत आगे बहुत आगे से चली आ रही है, जो इवन प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम से ही ये चला आ रहा है। क्योंकि अगर आप अभी करंट जो फोर्सेस अगर आप देखेंगे, जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, उनमें सबसे पहले आते हैं जमाते इस्लामी, जो सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स है। उसके बाद आते हैं ये अंसार पैरामिलिट्री फोर्स। उसके बाद आप देखेंगे हिफाजत इस्लाम, जो कल ही उन्होंने एक रैली निकाली थी ढाका में। उन्होंने कहा कि पूरा शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए। और अगर आप शेख हसीना की रेजिग्नेशन से पहले भी प्रोटेस्ट्स के स्लोगन्स अगर आप सुनते हैं तो वहां पे वो कहते हैं आमी की तुमी की आमी के तुमी के रजाकर रजाकर, जिसका मतलब है मैं कौन तुम कौन, रजाकर रजाकर। सभी प्रोटेस्टर्स खुद को रजाकर कह रहे थे। और ये मुझे और ये नारे ये हिंदुए भी लगा रहे थे। बट जब ये रेजिग्नेशन हुआ तब पूरी पहाड़ टूट पड़ी इनके ऊपर। और उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। तो अभी जो क्यों, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनकी लिंक्स बहुत आगे से बहुत पहले से चली आ रही है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो अंसार पैरामिलिट्री फोर्स है, ये पाकिस्तान आर्मी ने एस्टेब्लिश किया था। जमाते इस्लामी इज नॉट अ लोकल आउटफिट बॉडी। इनकी कनेक्शंस, ये एक ग्लोबल बॉडी है। इनकी कनेक्शंस इवन इंडिया में जो आपकी जैसे जमाते इस्लामी के दो विंग्स है होते हैं। एक है मिलिटेंट विंग और एक है आपकी मतलब पॉलिटिकल विंग।
तो बांग्लादेश में जो मिलिट्री विंग और पॉलिटिकल विंग है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि इंडिया में ये दो भागों में बटा हुआ है, खास करके कश्मीर में। कश्मीर में जो मिलिट्री विंग है उसको हिजबुल मुजाहिदीन कहते हैं, और आपकी जो ये जो पॉलिटिकल विंग है वो आपकी ये महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है वो चलाती है। और ये जमाते इस्लामी ये पाकिस्तान में भी है, ये आपको मिल जाएगा मलेशिया में भी आपको। मतलब इनकी मतलब उन्होंने अपना नाम बदल के रखा रखा है ताकि लोग पहचान ना सके। इंडोनेशिया में भी है। तो इनकी प्रेजेंस काफी ग्लोबल है। और चाहे तो मतलब इनकी छोटी छोटी एफिलिएट ग्रुप्स आपके यूएसए में भी है, यूके में भी है। डालेंगे कि इस्लामिक प्रेयर ग्रुप्स, इस्लामिक हाँ प्रेयर प्रेयर ग्रुप्स, टीचिंग ग्रुप्स कुछ मतलब वहाँ पे पैदा हुए हैं यूएसए में। और ये सब एकत्रित होके इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की जो स्थापना हुई है। तो अगर आप मतलब थोड़ा सा छानबीन करेंगे तो पता चल जाएगा। पर इन सब की मतलब नींव रखी गई है मतलब नींव रखी थी पाकिस्तानियों ने ही, पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि सिर्फ उनकी आर्मी इनको दबा नहीं सकते बंगालियों को। तो खास करके बंगाली हिंदुओं को, क्योंकि उनको क्योंकि अगर अगर और थोड़ा हिस्ट्री में देखें तो तो जो बांग्लादेश की जो प्रोटेस्ट जो है, जो सबसे पहला प्रोटेस्ट जो शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, इसकी शुरुआत एक हिंदू ने किया था। इसकी शुरुआत शेख मुजीबुर रहमान ने भी खुद भी नहीं किया था। इनफैक्ट शेख मुजीबुर रहमान मुस्लिम लीग से थे, और उनको उस जब तक ये प्रोटेस्ट जब तक उस टाइम के जो प्रोटेस्ट इतने प्रोमिनेंट नहीं थे तब तक वो मुस्लिम लीग के साथ का ही एक वफादार पॉलिटिशियन था। पर उनको सत्ता की लालचा थी, उनको चाहिए था पावर, इसीलिए उन्होंने इस मौके का फायदा उठा के इसमें शामिल हो गया। बाद में मन का परिवर्तन हुआ है कि नहीं ये मुझे उतना मुझे पता नहीं है। और अगर देखा जाए कि शेख हसीना का जो रवैया है उसमें भी बहुत डाउट्स है, क्योंकि बांग्लादेश में आप पावर में रहने के लिए आपको रेडिकल्स के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा। आप उनके बिना आप रह नहीं सकते। फिर भी शेख हसीना ने बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था। बट अब एक बात यह भी है कि जो इस प्रोटेस्ट को हर हर कोई बता रहा है रिजर्वेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन की जो टॉपिक है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पर अगर आप बांग्लादेश की संदर्भ में देखें तो ये जो प्रोटेस्ट जो थे वो एक्चुअली रिजर्वेशन के नाम पे नहीं था। ये प्रोटेस्ट था कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअली इस्लामिस्ट कर रहे थे रिजर्वेशन के संदर्भ को सामने रख के, एक काइंड ऑफ लाइक एक मुखौटा की तरह इसको सामने रखा था। एंटी रिजर्वेशन का जो ये है इसको अब एक मुखौटा की तरह सामने रखा था। ये कहने की नहीं कि ये मतलब ये गलत है, बट पीठ पीछे वो लोग चाहते थे कि वो सत्ता में आए। अगर ये रिजर्वेशन एकदम लागू हो जाता तो इस्लामिस्ट रेडिकल्स इतने आसानी से सत्ता में नहीं आ पाते, वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस गवर्नमेंट में ले नहीं पाते। पर प्रोटेस्ट हुआ, और अभी तो आपको पता ही है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। और उसके बाद अभी तख्ता पलट होके अभी एक नई नई सरकार आई है। अगर गौर से देखेंगे कि वहां पे दो हिंदुओं को बिठाया गया है
पर उन सभी को कुरान का शपथ मतलब कुरान को हाथ लगाए शपथ लेना पड़ा है। तो ये अभी परिस्थिति है, और अगर आप जानना चाहेंगे कि वहाँ की लोगों की क्या परिस्थिति है, बहुत ही दयनीय हालत में है। अभी ढाका में एट दिस मोमेंट थोड़ी सी बेहतर हुई है वहाँ पे, बट वही बात रही कि हिंदुओं के लिए अभी भी अनसेफ है। इसीलिए हिंदू वहाँ पे अभी भी अ, ये प्रोटेक्शन ग्रुप्स बना के, जो हिंदू युवतियां जो है, वो लोग अपने प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने लोकेलिटीज को, क्योंकि आप पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अंसार मिलिटेंट ग्रुप जो है उन्होंने पुलिस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऑलरेडी कब्जा कर लिया है। और रही बात ढाका के बाहर दूसरे क्षेत्रों में, वहां पे अभी भी परिस्थिति ठीक नहीं हुई है। और जो दूसरा सवाल जो है कि क्या ये भारत में भी हो सकता है या नहीं, मैं कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये मतलब मैं नेशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह नेशनल कॉन्टेक्स्ट में अभी भी मैं नहीं कह सकता, बट लोकल कॉन्टेक्स्ट में मैं कह सकता हूँ। असम में अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए, 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, धुबरी, अ, और डिस्ट्रिक्ट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम। इन तीनों में हिंदुओं की परसेंटेज बहुत कम हो चुकी है। और वहां पे जैसे ये एक पॉलिटिशियन है बदरुद्दीन अजमल, उनका दबदबा वहां पे बहुत ज्यादा है। और ये मतलब इन्होंने सभी लोग शक करते हैं कि एनआरसी के टाइम पे इन्होंने बहुत ऐसे घोटाले किए हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको मतलब ये एनआरसी में दाखिल किया जा सके। आपको केरला केरला स्टोरी तो आपने देखी ही होगी। आप लोगों ने ये कश्मीर फाइल्स देखा ही होगा। तो ये चीज आप उसके बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा हरियाणा में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी मैंने नाम भूल गया। तो वहां पे मुस्लिमों की तादाद इतनी बड़ी हो चुकी है कि मेवात। अभी, हाँ, मेवात में, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेवात में। तो वहां पे आपकी इतनी पॉपुलेशन, हाँ, नू और एक जगह था, नू और मेवात, इन 2 जगहों में इतना ज्यादा अभी मुस्लिम की पॉपुलेशन है कि वहां पे ऐसा लगता है कि एक मिनी पाकिस्तान ही है। तो मैं ये मैं तो मानता हूँ कि अगर अगर अपनी आंखें ना खोले, अगर जागरूक ना बने, तो इतनी मुश्किल नहीं है कि इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करे। तो बस ये इतना ही मेरा कहना है। जी, तो आप थोड़ा-सा ये बताइए कि अ, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर प्राइमरली रोकथाम क्यों नहीं की जाती है? और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये क्यों इस तरह से चीज़ें होती हैं? देखिए, आपको ये थोड़ा-सा पता होना होगा कि बांग्लादेश की जो सोसाइटी है, वो प्राइमरीली मुस्लिम सोसाइटी है। अब ये जो इनका एक कह सकते हैं, जो वही मैं मुखौटा पहना हुआ चेहरा जो है, उसकी तरह आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि बाहर से आपको लगेगा कि ये बहुत सेकुलर देश है, यहाँ पे सरकार हिंदुओं की रक्षा करते हैं वगैरह, ये जो है। पर आप अगर गौर से देखें कि उनको रक्षा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, हिंदुओं को वहां पे डर से क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि आप
ढाका से आप और ज्यादातर समय क्या होता है कि जर्नलिस्ट जो है वो ढाका से बाहर उतना जाते भी नहीं है। यहाँ ये लोग सब सिर्फ ढाका के इर्द गिर्द में, ये आपकी जो डिप्लोमेटिक एरिया जो जिसे कहते हैं उधर तक ही, और कुछ पॉश लोकेशंस है इधर तक ही घूमते रहते हैं। इससे बाहर अगर वो जाते हैं तो एक जगह है सिलेट और एक होता है चिट्टागोंग, वहां तक ही वो लोग सफर कर मतलब जाके रिपोर्टिंग करते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के जो भीतरी इलाकों में उतना ये लोग जाते नहीं हैं, तो इसलिए वहां पे क्या केसेस है इनको पता नहीं है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे एक एक पैरेलल शासन भी चलता है। एक होता है आपकी जो सरकार वाली है, और एक होता है आपके पैरेलल विलेज कोर्ट्स जो चलाते हैं ये जमाते इस्लामी, हिफाजत इस्लाम, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस। और इनका और इसीलिए और जब भी उनको लगता है कि हाँ किसी किसी की प्रॉपर्टी हड़पना है ये वो, तो वो लोग सामने आ जाते हैं। शेख हसीना के होते हुए इतना ज्यादा उत्पात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरह से शेख हसीना को ये इंश्योर भी करना पड़ता था कि इतना ज्यादा मतलब लिमिट से ज्यादा ना हो जाए। इस बार जो हुआ है यहाँ पे उन्होंने हद पार कर दी। दुर्गा पूजा के राइट्स में इन्होंने जो किया था, अगर उस टाइम पे भी देखिए, उस टाइम पे शेख हसीना का सरकार था, पर उन्होंने जो वायलेंस किया था नो डाउट वो बहुत बड़ा था, पर इतना स्पोरेडिक हो रहा था, मतलब साइमल्टेनियसली होने के बावजूद भी ये मतलब शॉर्ट टर्म इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे थे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक लगातार दिन पर दिन ऐसे एक हालत चली आ रही है, ऐसा नहीं था। आज सपोज कोबिल्ला में हो रहा है, कल सिलेट के मौलवी बाजार में हो रहा है, परसों ब्राह्मणबाड़िया में हो रहा है, तरसों आपका ये खुलना में हो रहा है, उसके अगले दिन रंगपुर में हो रहा है। ऐसे ऐसे होते थे। इस बार हुआ है कि ये साइमल्टेनियसली एक साथ सभी जगहों पे मतलब एक साथ हो रहा है। और सोशल मीडिया का जो पावर जो है यहाँ पे दिख रहा है कि इतने सारे वीडियोस, इतने सारे फोटोज आ रहे हैं कि अभी मतलब ये कंट्रोल कर पाना इन लोगों के लिए एकदम नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए जमाते इस्लामी खुद सामने आके इन्हें कंडेम करना पड़ा। उनको कहना पड़ा कि बहुत हो गया है, अब रुक जाओ, क्योंकि इनको भी अभी लग रहा है कि नहीं मतलब अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो अगर कुछ ज्यादा हो गया तो मतलब हम लोग फंस जाएंगे। तो अगर आप पूछेंगे कि इनमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं कहूँगा कि ये बांग्लादेश की पूरी समाज। मुझे ये बात कहने की मुझे मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये पूरी सोसाइटी जो है बांग्लादेश की, ये इस्लामिस्ट है। नॉट जस्ट इस्लामिक, इट इज इस्लामिस्ट ऑल्सो। और वहां पे आपको रहना सेफ नहीं है। मैंने अपने अपने ही इनफैक्ट दुर्गा पूजा के टाइम पे मेरा एक भतीजा था, उसका पे ये दुर्गा प्रतिमा को बचाते वक्त उसको काट दिया गया था, उसका देहांत हो गया था। तो उसके बाद मैंने उनको बहुत बार बताया कि आप आ जाइए, आपको बस 11 साल रहना है, उसके बाद आपको ये भारत की नागरिकता दी जाएगी। पर यही बात है ना, अपने पुरखों की जमीन छोड़ नहीं सकते। कौन इसको देख के रखेगा? हाँ, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी भूमि है, इसके साथ जो एक लगाव रहता है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं मानता हूँ कि मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, ये कैसे ही ये सब छोड़ के आ पाए, अभी मैं सोचता हूँ। तो मैं अभी जो देख रहा हूँ इससे मुझे लगता है कि अभी वहाँ के हिंदुओं को पता चल गया है कि वहाँ पे रहना एकदम नामुमकिन के जैसा ही है। तो देखते हैं क्या होता है। जी।
आपने बोला कि वहाँ की जो जनमानस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ, तब वहाँ पर हिंदुओं का होना, यदि बिल्कुल। हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, भारत के लिए बात करें, तो फिर वो कैसे सुरक्षित होंगे? इस बात का दायित्व कौन लेगा? और यदि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो बांग्लादेश की जनता है, जो मुस्लिम समाज है, क्या हिंदुओं को अपने हम्म, साथ नहीं रखना चाहती है? और क्या वो ये समझते हैं कि ये भूमि जो है वो केवल मुस्लिम के लिए है? क्या कारण है, क्यों हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं? और क्या क्या आप ये उत्तर देने में सक्षम हैं? यदि होते हैं अत्याचार तो उन्हें रोका कैसे जाए? और यदि नहीं रोका जाए तो हिंदुओं का करें क्या? ये सरकारें इस पर क्या काम करती हैं? यहाँ तक कि भारत सरकार क्या काम करती है इस पर? देखिए इस बात पे पहले मैं बांग्लादेश की सोसाइटी के बारे में थोड़ा बता दूं कि हाँ, वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू रहे, नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जो जो जमीन है वो चाहते हैं कि ये पूरा शरिया लॉ चले, और जब तक यहाँ पे हिंदू है, शरिया लॉ चलाना मतलब वो चला नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको शरिया लॉ चलाना होगा तो वहां पे आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, आप कृष्ण भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आप जो हिंदुओं की पूजाओं को आप समर्थन या सपोर्ट या प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो आपको अगर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो आपको हिंदुओं को भगाना पड़ेगा, या फिर इनको मारना पड़ेगा, या फिर इनका धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अब रही बात कि अगर ऐसी ही परिस्थिति है तो इन हिंदुओं के लिए क्या किया जाए। देखिए आप और हम तो एक सिर्फ कह सकते हैं हमारी भारत सरकार को कि कुछ कदम उठाइए ताकि ये इसको रोक सके। पर पर्सनली आई डोंट नो, मतलब क्या हम खुद कुछ कर सकते हैं कि नहीं। इनफैक्ट मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था, एक बांग्लादेशी हिंदू का एक का कॉल आया था मेरे पास। उसका बेटा यहाँ पे भुवनेश्वर की कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा है, और उनके पिताजी ने मुझे कहा, मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मेरे बेटे के लिए भारत की नागरिकता दिला सकते हैं कि नहीं। ये सुन के मैं शॉक्ड रह गया, मतलब शॉक्ड इन द सेंस कि क्या मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं उसको किसी तरह मदद कर सकूं इनको भारत की नागरिकता देने के लिए। मैंने पूछा कि आपको भारत की नागरिकता क्यों चाहिए, आप क्या बांग्लादेश में वापस जाना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बांग्लादेश में और रहना नहीं चाहता। मैं अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके मैं अपने बड़े बेटे के पास में आना चाहता हूँ, और मैं भारत में ही रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं रहना बांग्लादेश में। तो तब मैं सोचा कि अभी जो जैसे मैं परिस्थिति में देख रहा हूँ, बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू भारत में आना चाहते हैं, पर रही बात अगर आ भी जाए तो ये लोग कहाँ रहेंगे, ये लोग क्या खाना खाएंगे, ये लोग क्या नौकरी करेंगे। क्योंकि एक मैंने अपने दादाजी, मैं अपने नाना जी से मैंने उनकी जो पर्सनालिटीज है, उनके कैरेक्टर तो देखा है, या फिर दूसरे रेफ्यूजी फैमिलीज को मैंने देखा है। उनमें सरवाइव करने की और उनमें काम करने की लालसा बहुत ज्यादा होती है। उन्हें काम चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं कि हाँ वो सब बैठे रहेंगे। उन्हें वो लोग कहेंगे कि मुझे काम दो, मैं काम करूंगा, उससे मुझे पैसे कुछ थोड़े से मिलेंगे, मैं उसी से खुश रहूंगा। पर आज परिस्थिति ऐसी है कि अगर आपके पास अगर आधार कार्ड ना हो, अगर आपके पास ये सब अगर ना हो, तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब मैंने सोचा था कि इनका जो बड़ा बेटा जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल वो अपनी अपनी कोर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद क्या।
क्या यहाँ की जो कंपनीज है, क्या इनको रिक्रूट करेंगे? क्या वहां से कई सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने भी मुझे कांटेक्ट किया था, कहा था कि सपोज हम अगर चाहते हैं कि हम बांग्लादेश छोड़ के भारत आए, क्या हमें अलाउ किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए? कुछ डॉक्टर्स ने भी मुझसे मुझे कहा था कि क्या अगर मैं हम भारत में आए, क्या हमारी डिग्री सरकार एक्सेप्ट करेगी ताकि हम लोग फिर से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस यहाँ पे कंटिन्यू, मतलब भारत में कंटिन्यू कर सके? ये परिस्थिति अभी, मतलब वही बात है कि जैसे आपने पूछा कि क्या मैं सक्षम हूँ कि ये उत्तर देने में कि इनके लिए क्या किया जा सकता है। बट ऑन द नेशनल फ्रंट जो है, अगर चाहे तो भारत सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हाँ, हमारे पास हमारा सरकार है वो एक सेकुलर गवर्नमेंट है। अब इस ये तो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे जबरदस्ती डाली गई है बाद में, बट एनीवेज कुछ हद तक सेकुलर गवर्नमेंट है। बट उसके बावजूद भी भारत हिंदू हिंदुओं का घर है। ये आप कहीं भी, आप किसी भी जगह पे आप रहते हैं, फिर भी आपको ये क्या कहें, ये एक होप रहता है कि अगर आप कहीं भी फंस जाए, अगर आप हिंदू है तो किसी तरह आप भारत में आप आ जाइए, आपको शरण मिलेगी। ये एक जो होप है हर एक हिंदुओं के अंदर है। तो और भारत सरकार अगर चाहे तो इस होप को, इस उम्मीद को बरकरार रख सकता है या इसको बड़ा कर सकता है। अगर अगर आप देखेंगे इज़राइल में ऐसे कुछ लॉज है जहाँ पे ये कहा लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं भी किसी भी देश में, अगर आप एक यहूदी है, अगर आप इज़राइल आना चाहते हैं, आप आ जाइए, आपको इज़राइल की नागरिकता दी जाएगी, चाहे आप कहीं से भी आ जाए। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये ऐसा कुछ हमारे भारत सरकार भी ऐसे कदम उठाए। इंटरनेशनली अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ग्लोबली इसकी चर्चा उतनी ज्यादा होगी, अनटिल अनलेस इंडिया खुद अगर एक ग्लोबल प्रोमिनेंस में और भी ज्यादा ऊपर आ जाए, जहाँ पे यूएसए को और कोई चारा नहीं है, मतलब चारा नहीं मिलेगा चुपचाप रहने की। तो तब हम कुछ ये कर सकते हैं, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट देन द यूएस टू टॉक अबाउट इट। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक द यूरोपियन यूनियन और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम विल एवर स्पीक अबाउट अस। एनीवेज, इतना तक ही मेरा कहना था। कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे तो पूछिए। नहीं, प्रश्न नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता, जैसे आप बहुत सारे पॉइंट बोल रहे हैं मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भारत जो है हिंदुओं का घर समझा जाता है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि बांग्लादेश का जो भूभाग है वो हिंदुओं का घर नहीं है। लेकिन इस जो तथ्य है उसके विपरीत है। जो 64 योगिनी मंदिर में जो माता का मंदिर है ढाकेश्वरी देवी, वो हिंदुओं की पूज्य हैं, आराध्या हैं। 64 योगिनी में उनका भी नाम है। तो ऐसे अगर ये सोच के कि अटैक हो रहा है तो हम छोड़ के भाग जाएं, और भागेंगे कहाँ तक? क्या भारत में वो परिस्थिति नहीं है? जो आप शुरू में भी वो चीज़ स्वीकार कर चुके हैं, क्या भारत में हो सकता है? नहीं, भारत में भी वही परिस्थिति है, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में। तो भागना सोल्यूशन नहीं है। गोपाल पाठा बनिए, ये भागना कहीं से सोल्यूशन नहीं है। मैं हिस्ट्री के एक दो माइलस्टोन बता रहा हूँ कि बंगाल की दुर्गति हुई क्यों। मैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों की बात कर रहा हूँ इंक्लूड करके। बंगाल की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण काला पहाड़, जिसे कालू चंद्राय बोला जाता है, वहाँ से ज़्यादा शुरू हुई थी, जिसने डायरेक्टली सबसे पहले
ऐसे या तो मुस्लिम बनो या तो मारे जाओ, ये उसने शुरू किया था। और रिसेंट्स में देखा जाए कि स्वतंत्रता के आसपास के टेन्योर में जब डायरेक्ट एक्शन डे सोहराबुद्दीन और जिन्ना ने मिलकर डायरेक्ट एक्शन डे किया था, तो उस समय गोपाल पाठा ने 3 दिन बाद हथियार उठाया था और 3 दिन में इतना निपटा दिया था कि वो खुद ट्रूस करने पे आ गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है हिंदुओं में कि इनको लगता है कि यहाँ से भाग जाना सोल्यूशन है। अरे भाई, 1,30,00,000 लोग हो वहां पे, कैसे भागोगे? और आप बताओ मुझे, 1,30,00,000 लोग को अगर हम भारत में ले भी आते हैं तो उनकी एजुकेशन की, उनके मेडिकल की, उनकी सुख सुविधाओं की, उनके रहने की कैसे व्यवस्था करेंगे? हम अपने लोगों को खुद नहीं पाल पा रहे हैं, 1,30,00,000 लोग और आ जाएंगे, कहाँ से पलेंगे? हर एक चीज का सोल्यूशन वो नहीं है। हर एक चीज ये इस चीज में अगर ऐसी बार बार अटैक हो रहे हैं, ये रिटेलिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ जैसे आप कर रहे थे, सीरीज बाय सीरीज इवेंट हो रहे थे, अरे आप लोग भी ग्रुप बनाओ वहां पे, उनको बैक फायर दो अगर वो अटैक कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे अभी प्रोटेक्शन ग्रुप बने हैं, इनको लार्ज स्केल करने की जरूरत है कि कम से कम जितने बांग्लादेश में हिंदू हों वो कनेक्ट हों एक दूसरे से। भाई आपके एक्सटेंशन पे उंगली है तो रिटेलिएशन वहां पे सबसे बड़ा धर्म है। भाग करके कहाँ जाओगे? यूएस, अमेरिका, यूरोप तो झेल ही रहा है, यूएस भी आने वाले 5 साल में झेलेगा, शुरू वहां पे भी हो गया, झेलेगा जल्दी। यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट शुरू हो गया, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, कितने सारे शुरू हो गए हैं वहां पे। सोल्यूशन वो नहीं है। मैं जैसे स्टेट्स इसका देख रहा था कि हिंदूज इन बंगाल, तो मैं 1951 का जो सेंसस है वहां से बता रहा हूं कि हिंदूज की संख्या घटी नहीं है, बस उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है। 1951 में जो हिंदुओं की जनसंख्या थी वो 92,39,000 थी बांग्लादेश में, जब पार्टीशन के बाद, वो जो पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश कहा जाता है, 92,39,000 थी और टोटल पॉपुलेशन 4,20,00,000 थी। और अभी की सिचुएशन में जो 1,31,00,000 हिंदू पॉपुलेशन है और टोटल पॉपुलेशन 16,51,00,000 है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू की संख्या घटी है, वो परसेंट वाइज में दिखता है क्योंकि वो बेस पॉपुलेशन चेंज हो गया है, लेकिन वो किस दर से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और आप अपनी किस दर से पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं वो पूरे विश्व को मालूम है। और वही एक डेमोग्राफिक का चेंज होने का कारण है। लेकिन उसको रोकने का होगा कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको रोकने का, या तो आप बांग्लादेश में हैं तो 1,30,00,000 लोग के लिए बोलिए हमें शांति स्थान दीजिए, या तो फिर बांग्लादेश जैसे पूर्वी पाकिस्तान अलग किया गया था वैसे ही इसको भी तोड़ करके हिंदुओं के लिए, सभी हिंदुओं को एक जगह लेके आया जाए और बाकी उनको लिए छोड़ दो। लेकिन ये भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल को फिर डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के नाम पे वही नौटंकी होने वाली है कि आप किसी को रोक नहीं सकते, पेनेट्रेशन आप रोक नहीं पाओगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से उधर माइग्रेट होंगे। सोल्यूशन वो नहीं है। सोल्यूशन ये होगा अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है बिना कारण के, तो आपका उसका प्रतिरोध करना धर्म है, ये सोल्यूशन है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे ही अटैक होते रहेंगे। भारत में भी हो रहा है, यूरोपियन यूनियन में भी हो रहा है, यूएस में भी हो रहा है और होगा, पूरी जगह होगा जहां पे भी, क्योंकि ये शांति का कोई समझता नहीं है इनको। ये केवल बोलते हैं कि वी आर पीसफुल्स, बट दे आर एक्चुअली पीसफुल्स। तो उनको नहीं समझ में आता है भाई, उनको नहीं रहने आता है लोगों में, क्योंकि वो बचपन से वो चीज सिखाई जाती है कि अदर्स काफिर हैं, जो तुम्हारी बात ना माने वो काफिर हैं, और काफिरों को मार देना धर्म है, ये उनके हिसाब से। तो ये उनको चीज सिखाई जाती है। तो उसका सोल्यूशन वो नहीं है, ना कोई सरकार बचाने आएगी, ना कोई सेकुलर संगठन बचाने आएगा, कोई भी नहीं आएगा। बस अगर ये लग रहा है कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है तो उसका प्रतिरोध करिए। भागना कहीं से भी सोल्यूशन नहीं है। भाग के जहां पे भी जाओगे वहां पे भी आपको लगता है कि दिल्ली में आप चले जाओगे तो क्या दिल्ली में दंगे नहीं हुए? यूपी में चले जाए तो क्या यूपी में दंगे नहीं हो रहे? महाराष्ट्र में चले जाओगे क्या महाराष्ट्र में दंगे नहीं हो रहे? बिहार में दंगे नहीं हो रहे क्या? पश्चिम बंगाल में चले जाओगे तो क्या पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहे क्या? कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहां पे उस टाइप के दंगे उन्होंने ना किए हो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है? वैसे चीज छोटे लेवल पे है, बट है।
किस राज्य में सुरक्षित हैं? वहाँ से भाग के चले आएंगे तो क्या? आपको क्या लगता है यहाँ आकर के वो हिंदू नाम से शरणार्थी अवस्था पा जाएंगे तो उनके ऊपर अगर कुछ अटैक होगा तो क्या भारत सरकार बहुत ध्यान देगी? हो तो रहा है पश्चिम बंगाल में पिछले 2 साल से। कितनी बार नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट किया? बांग्लादेश में तो उन्होंने मेंशन भी किया कि हाँ हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज। पश्चिम बंगाल में एक बार भी नाम नहीं लिया कि हाँ यहाँ पे हमला हो रहा है। आप ट्वीट उठा करके देख लीजिएगा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। भाई वो सोल्यूशन कतई नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए न, जो आज बीजेपी है वही जनता दल हुआ करती थी। आज तक बीजेपी का कभी स्टांस नहीं रहा है कि वो जम्मू कश्मीर पे जो 1991 में हुआ था उसका विरोध भी कर दे। अभी तक नहीं स्टांस, क्योंकि वो अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर करते हैं। केरल में हर दिन हो रहे हैं, तमिलनाडु में ओपनली मंदिर गिराए जा रहे हैं। सब ये सब जो भारत में हो रहा है पॉलिटिकल, उनको पावर चाहिए बस इसलिए कर रहे हैं। ये सोचिए कि ये हिंदुओं के लिए बेनिफिशियल है या हिंदू के लिए कर रहे हैं, तो ये कतई भ्रम में मत रहिए। और मैं स्टेट्स वही देख रहा था कि बांग्लादेश जो है पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो हिंदूज की है वो बांग्लादेश की है। तो अगर ऐसे ऐसे सोचो कि मतलब केवल भारत ही हिंदुओं का देश है, यहीं पे आके रह सकते हैं, सेफ रहेंगे, तो ये उनको बता दीजिए, कतई भूल में ना रहें। यहाँ का भी 2047 टारगेट है, जो आज आप देख रहे हो 2024, हमारा 47 टारगेट है। यहाँ पे भी वही होना है। और वो आपको भी पता है, आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको भी सिचुएशन पता ही है क्या चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अगर कुछ इस पे आपको टिप्पणी करनी है जो मैं कह रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो आपकी सभी बातों का मैं मान रहा हूँ। बात ये है कि जब तक ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे तब तक ठीक है, पर जब आप ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे उसके बाद अगर आपको गोलियों से भून दी जाए तो आप क्या करेंगे? आज अरे मतलब मैं थोड़ा मुझे कहने दीजिए। अब तक जो दुर्गा पूजा में भी जो लास्ट जो अभी जो हिंसा जो हुई थी, आज से जो पहले लास्ट जो वहाँ पे वाइड स्केल जो हुए थे, वहाँ पे उस टाइम पे भी ये अ, उस टाइम पे पैरामिलिट्री फोर्स आके वायलेंस नहीं कर रहा था या फिर वहाँ पे हिंसा पैरामिलिट्री फोर्स नहीं कर रहे थे। आज परिस्थिति ये है कि पैरामिलिट्री फोर्स खुद बंदूकें तान के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इंटरवेंशन, अगर सपोज जमाते इस्लामी को लगे कि अभी हमारे जो हमारे जो छोटे मोटे जो फूट सोल्जर्स जो है इन पे हिंदू भारी पड़ रहे हैं, तब वो तुरंत ये अंसार बाहिनी को आगे खड़ा कर देंगे इनको मारने के लिए। और अगर सामने आ गए तो देखिए, सामने आ गए तो सफाया हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के पास हाँ लाठी, उसके बाद चाकू वगैरह ये सब तो है, पर बंदूकें नहीं है। बंदूकें नहीं है ये कि जो हाँ हम लोग और या फिर खुद से बंदूक बना के आगे आ जाए, ये कर ले। अब ये उनके पास ये मौका नहीं है, उनको मिल नहीं रहा है। और रही बात जो अभी जो ढाका में जो अभी कुछ हद तक जो अभी ठीक हो चुका है, इज बिकॉज इंटरनेशनली इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि अभी और ज्यादा वायलेंस नहीं कर सकते, अभी उनको रोकना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि हाँ जो मैं तो मानता हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं कि ये भी सच है कि हाँ बांग्लादेश की जो भूमि है ये अखंड भारत का ही एक अभिन्न अंग है। तो देश या मेरी मिट्टी छोड़ना हम लोग
इसको सोचना नहीं चाहिए। तो मैं भी चाहूंगा कि अगर किसी तरह बांग्लादेश की एक हिस्सा अगर हमें इन हिंदुओं को मिल जाए, ताकि ये लोग फिर से मतलब बांग्लादेश की एक बंटवारा हो जाए, ताकि एक जगह ज्यादा मतलब मेजोरिटी हिंदू और उनका अपना, ऐसे करके छोटे 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 करके 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 अगर हमें अपना जमीन मिल हमारी मिट्टी मिल जाए, तो भी मैं मतलब मैं इस वक्त मैं इतना कंप्लेन नहीं करूंगा। और वैसे मैं आपसे कोई ओपोजिशन मतलब मैं कुछ ये नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपने ज्यादातर जो बातें कही है वो आपने सही कहा है। अब बस आपकी कुछ बातों में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता था। थैंक यू। मैं सर ये पूछना चाह रहा था, जो हम झारखंड से बिलोंग करते हैं तो हमारे कई एरिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो जो हमारी सरकार है जनगणना भी नहीं कराती, कम से कम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है, तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन जो हमारे अपने इंटरनल जमीन है उसके बारे में तो क्यों नहीं ध्यान दे सकते हम लोग? उस पर दबाव क्यों नहीं किया जा सकता? जो इस तरह के हम लोग की तरफ सोच रखते हैं उनको भी कुछ करना चाहिए। जहां मैं बहुत ऐसे एरिया जानता हूँ झारखंड और बंगाल के, जहाँ पे एकदम डेमोग्राफी चेंज हो गई और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाले समय में। अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए थे, हमारे एक ब्रदर थे वो जो ऑब्जर्वर लगे थे, तो उन्होंने बताया जो किस तरह से मतलब ये बूथ कैप्चरिंग का मामला सा हो गया था। किसी को हाथ पांव फूल गए थे सबके, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। और वो वोट देने के लिए कहाँ कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कुछ पता भी नहीं चल रहा था। एक्सटर्नल कोई फॉर्म होता था उसके थ्रू उन लोग को वोट दिया जा रहा था। तो हम बाहर तो ठीक है, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए हमें कंसर्न होना चाहिए, लेकिन अपने देश में मतलब बहुत ही हमको नहीं लगता। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अपने आसपास झारखंड के कुछ एरिया को, वहाँ पे बहुत ही जल्दी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो नेशनल मीडिया में नहीं आती है। तो हम लोग इस बारे में क्यों नहीं जल्दी सोच सके जिसको हम लोग सुधार सकते हैं? अपने इंडिया की बात है, सारी चीज अपने अंदर है। बताना चाहूंगा, शायद आप लोग को नॉलेज में आया भी हो, झारखंड के जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है वहाँ पे आदिवासियों को खतरा है, और फ्राइडे को छुट्टी होने लग गई थी स्कूलों में। लिटरली संडे ओपन रहता था, फ्राइडे छुट्टी लग गई। ये लगता है पहला केस होगा जो झारखंड में ऐसा हो रहा था, मतलब इंडिया में। नहीं नहीं, ये सब बहुत सीरियस चीजें हैं। और मैं ये बताता हूँ कि ये मतलब इसकी शुरुआत बहुत धीमे धीमे से आती है। पर जब मतलब उनको एक लेवल चाहिए, उनको एक पॉपुलेशन लेवल चाहिए जहाँ पे वो अपना कंट्रोल पा सके। जब तक उनको वो पॉपुलेशन लेवल नहीं मिलता है तब तक वो लोग बहुत चुप रहते हैं। पहले वो आएंगे, आपकी जो आपकी ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच या फिर आपकी जो थिंकिंग है, हम आपकी जो मतलब हमारी जो एक अतिथि देवो भव या फिर ऐसे जो है, इन सभी का फायदा उठा के अपना एक घर खरीद लेंगे, मतलब हमारे ही इर्द गिर्द में एक घर खरीद लेंगे। उसके बाद धीरे 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 करके कभी कभार ऐसे ही अगर हम अपना सपोज अगर आप मतलब उसी लोकेलिटी में कोई और अगर हिंदू अगर अपना घर छोड़े किसी कारणवश, तो उसको लेने के लिए वो ये फैमिली बहुत कोशिश करेंगे। वो अपने अपने चाचा चाची मामा मामी को कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक घर खाली हुआ है जल्दी जल्दी ले लो। हाँ, ऐसे करके वो अपने कॉलोनीज को वो बढ़ा करते हैं। मैं अब बताता हूँ, मैं जब मैं एम्स दिल्ली में था उस समय पे एक गांव में हम लोग को जाके हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता था। तो वो जो इलाका है उसमें से एक ऐसा गांव था जहाँ पे जो सरपंच जो था उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ के दूसरी बीवी से निकाह कर लिया था। जो सरपंच जो था वो हिंदू था, पर उन्होंने शादी की एक मुस्लिम से, और उनके बातों में आके, उनके अपनी जो सेकंड वाइफ के बातों में आके उन्होंने कहाँ से नए मुस्लिम सेटलर्स को गांव के आसपास इन लोगों को घर दिया। अभी
अंदर हिंदू हैं और बाहर की तरफ एक बाउंड्री की तरह लगा हुआ मुसलमानों का घर बस गया है। अगर ये मुस्लिम लोग चाहे अचानक से ये सारा जो रास्ता जो है उस गांव के अंदर जाने के लिए सभी रास्ता बंद कर देंगे, और तब हिंदू अगर जाग जाए तो बच जाएंगे, या तो फिर से वो फंस जाएंगे। तो मतलब जब आपको वो पहला जो वो होता है ना, जैसे काट में जो दीमक जो होते हैं, शुरुआती जो दीमक होता है, तब उतना एहसास नहीं होता क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, एक दीमक ही तो है। उसके बाद बहुत सारे दीमकों की झुंड आ जाए, उसके बाद वो अगर लकड़ी को खाने लग जाए, तब तो आपकी लग गई, जैसे हम कहते हैं। तो यही है कि पहले से ही आपको सतर्क रहना होगा। ये मैं पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं कहता हूँ, पर आज आपके सभी के सामने मैं ये कह रहा हूँ। सो एनीवेज, थैंक यू। पॉलिटिकल करेक्टनेस जब विपत्ति आती है ना, तब पॉलिटिकल करेक्टनेस बोलना भी नहीं चाहिए। इस समय आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, तो आपका अधिकार होगा बोलना। यदि आप किसी को ये भी कहेंगे हमें मारा जा रहा है, हम मारेंगे, तो ये भी आपका अधिकार है, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल करेक्टनेस स्टेटमेंट तब होती है जब सामने वाला पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहा हो। जब सामने वाला पॉलिटिकली करेक्ट बात ही नहीं कर रहा, तो पॉलिटिकल करेक्टनेस हमें क्या करने की जरूरत है। यही सबसे बड़ी समस्या है हिंदुओं की। उन्हें लगता है कि हम सेकुलर वाली बातें करेंगे और हम विश्व शांति फैलाएंगे। अरे भाई, विश्व शांति उनसे की जाती है जो विश्व शांति करने लायक हों, ठीक है। वो विराथू का स्टेटमेंट है कि अगर पागल कुत्ते के साथ आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप सो नहीं पाएंगे, आप सो नहीं सकते शांति से। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कैसी बात करनी है। अगर आप अपने लोगों को जगाने के लिए ऐसी बातें प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरा नहीं है। पॉलिटिकल करेक्टनेस वहाँ आएगी जब वो सामने अपना विक्टिम कार्ड गेम खेलते हैं, तो वहाँ पे आप भी विक्टिम कार्ड खेलिए। समस्या है हमारे हिंदू लोगों ने आज तक कूटनीति सीखी ही नहीं। जैसे आप बता रहे हैं कि वो आके घुसते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, क्या आप मुझे बताइए, क्या ये हिंदू जो है सेम स्ट्रेटजी अपना करके उनको काउंटर नहीं कर सकते? उनके पास पैसा कहाँ से आता है? उनका पैसा ब्लॉक कर सकते हैं ना, लेकिन अकल नहीं आती है हिंदुओं को। हिंदुओं को तो मतलब वो क्षणिक लाभ चाहिए होता है। अगर 5 रुपए सस्ता चीज मिल रहा है तो वहां पे बिल्कुल हम पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे। कुछ मुद्दे रखने थे। तो एक मत हूँ वैसे कि काफी हद तक आदर्शवादी विचार है ये कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर जो अभी हिंदुओं को किस तरह से रणनीति रखनी चाहिए। तो काफी आदर्शवादी हैं, पर कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं। तो अभी हम पहले भारत से स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चीज को अगर अपने गंतव्य तक पहुंचाना होता है तो पहले हमें आइडियोलॉजिकल कॉन्क्रिटाइजेशन की आवश्यकता होती है। अभी हम भारत में ही एक मत नहीं बना पा रहे हैं कि समस्या क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद जब ये आइडियोलॉजिकल कॉन्क्रिटाइजेशन ही नहीं है तो मोबिलाइज कहाँ करेंगे? तो अगर बांग्लादेशी हिंदुओं पे अभी अत्याचार हो रहे हैं और वो अभी अल्पसंख्यक हैं वहां पर और कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब उन्हें एकजुट रहकर अपने नेटवर्क्स बनाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो हम जो भारत में ग्राउंड पर नहीं ला पा रहे हैं वो हम वहां के अल्पसंख्यकों को कैसे, हम वैसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं उनसे कि ये सब हो पाएगा? एक तो वैचारिक एकमत होना चाहिए उन सभी के बीच जो भारत में भी नहीं हो पा रहा है। तो वैचारिक एक बार हो जाए, उसके बाद उनको टैक्टिकल एकमत लाना पड़ेगा। और वो टैक्टिकल एकमत उनके सिस्टम में रहकर ला पाना जो हम अपने सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं, ये उम्मीद रखना थोड़ी बहुत ही बड़ी चीज है और वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ऐसे मेरी धारणा है। हम ऐसे सिंपल करके बताता हूँ। अब सोचिए कि अभी हम देख पा रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी भी वहां पे कुछ नारे दे रहे हैं जो हम बिल्कुल ही मतलब इस्लामिक और इस्लामिस्ट नारे हम सुनाई पड़ रहे हैं आर्मी की ओर से वहां पर। तो जो आर्मी इस्लामिस्ट है, जिनके जो इतनी
बांग्लादेशी हिंदुओं के पास ये सारे औजार और सब कुछ कुछ कम ही है और कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, ये बहुत मुश्किल बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं जैसे इज़राइल ने अपनी रणनीति वैसे रखी है कि जो प्रताड़ित हैं दुनिया भर में यहूदी, उनको एक जगह पर एकजुट लाकर रखना, ये पहली एक, चाहे बहुत आदर्शवादी सोच ना हो, पर उनको एक सेफ हेवन तो मिल गया ना। तो उनकी जीवन जो भी पद्धति है, उनको उसका आचरण करने की अनुमति मिल रही है, वो सब कर पा रहे हैं अपनी ओर से। इसका एक लाभ ये है कि जो भी 1 कोटि 30 लाख हिंदू वहाँ पर हैं, वो अगर भारत में आने के लिए आतुर हैं, तो भारत सरकार को ऐसी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध करानी चाहिए, जो इस चीज़ में उनकी सहायता करे। अगर वो आतुर हैं, तो उनको आने की मुभा होनी चाहिए, क्योंकि सह वो रहे हैं वहाँ पे, उनके परिवारों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो उनका चॉइस है। तो उनको वो चॉइस एक्सरसाइज करने के लिए भारत सरकार को कुछ कदम सीएए जैसे एक छोटे पैमाने पे लागू करने की सोच है। अभी इसको थोड़ा और स्केल अप करके इन सबको एंट्री देने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे मेरा एक सॉल्यूशन है। इसका और एक फायदा ये होगा कि ये लोग जो इतने सालों से वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो ये सब भारत में आएंगे, और जब ये भारत में आएंगे, तब ये उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को यहाँ के सारे जो भी यहाँ पे अभी चला रहे हैं लोग, जो आधा अधूरा सच बता रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग लिंक करके मंदिरों के सामने खड़े हैं, तुम लोगों के सामने बचाया जा रहा है तुम्हारे मंदिरों को, अरे तो ये सब झूठ फैला रहे हैं ना। तो जब ये लोग यहाँ पर आएंगे, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लेकर आएंगे, वो एक सेफ हेवन में रहेंगे बहुत हद तक। उनको उनके सारे रिलीजियस और कम्युनिटी लेवल की चीजें करने में सम्मिलित होकर हिंदुओं के साथ वो सब करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ के इकोसिस्टम को बताएंगे कि मैं वहां पर सह कर आया हूँ, मुझे पता है क्या है, तुम लोग कुछ नहीं हो। तुम लोग यहाँ पे एसी में बैठकर टीएमसी के जो भी, मुझे मतलब डायरेक्टली नाम नहीं लेना था, बट वट एवर, टीएमसी के यहाँ पे नैरेटिव चला रहे हो, सब कुछ चला रहे हो, उन सब का कोई मायना नहीं है। मैं सह कर आया हूँ, मुझे पता है। तो ये जब होगा यहाँ पर आकर, तो मैं जो कह रहा था आइडियोलॉजिकल कॉन्क्रीटाइजेशन हो सकता है। इनको पूरे देश को, भारत को, जो अभी अभी भी मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे बंगाली फ्रेंड्स हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब लोग इस पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में, और सबसे ज्यादा बंगाली लोग ही सबसे ज्यादा इसके शिकार है, क्योंकि वहां पे हमें पता है किसकी सत्ता है और कब से रही है, और उसके सारे फल उनको अभी मिल रहे हैं उस सब चीजों के। तो बंगाली लोग, by it is such a problematic thing that the people who have suffered so much for so long, हमारे किसी के स्टेट्स पंजाब और बंगाल छोड़ के छूटे नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो पंजाब के लोगों को पता है पार्टीशन क्या थी, बंगाल के लोगों को पता है पार्टीशन क्या थी, पर बंगाल में पढ़ा ही नहीं जाता कि क्या हुआ है, कब से हुआ है, और क्या क्या हो रहा है, और अभी भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी सबको बहुत इग्नोर करना है सबको। तो ये जब नॉलेज लेवल का गैप ये लोग आके ब्रिज करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज होगी हमारे लिए, ऐसे मुझे लगता है। और उसके बाद उसके परिणाम क्या होंगे, वो तो वक्त बताएगा। अभी पाक पाक का भी देख ही रहे हम लोग कि क्या, मतलब वहां पे हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जब वो ऐसे होमोजेनस पॉपुलेशन बन जाएंगे, जैसे पाकिस्तान बन चुका है, या कई सारे इस्लामिस्ट और शरिया बेस्ड देश बन चुके हैं, वैसी ही हालत जब बांग्लादेश की हो जाएगी, तब उनको अक्ल आएगी, या शायद ना आए, पर एटलीस्ट उसमें हिंदुओं की हत्या तो नहीं होगी, और जो भी वो उनको सहना पड़ रहा है वो तो नहीं होगा कम से कम। उसके बाद अगर, जैसे बोला जाता है ना कि छोड़ दो उनके ऊपर, करने दो उनको जो करना है, और जब वो सीख जाएंगे या ना सीखेंगे, वो उन्हीं का है सब कुछ, हमारा कुछ नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। जी, हम पाकिस्तान में बहुत कम रह गए, अफ़गानिस्तान में बिल्कुल कम रह गए, बांग्लादेश में थोड़े बचे हैं, भारत में आपने बोला कि कई पॉकेट्स बने हुए हैं, और भारत में दिन प्रतिदिन आप देखते हैं कि लोग कैसी-कैसी बातें करते हैं।
तो हिंदू भारतीय सरकार की ओर से, हिंदू अपने आप में जो है वो तो है ही, वो तो गंभीर समस्या है, ठीक है। परंतु भारतीय सरकार के परिप्रेक्ष्य से आपको संदीप जी क्या लगता है कि क्या वो हिंदू को रहने देना चाहते हैं भारत में, या वो उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचते हैं? हिंदू अपने बारे में क्या सोच रहा है वो हम सब जान रहे हैं, परंतु क्या भारत सरकार का क्या रवैया है इस पर, क्या क्या बात आप कह सकते हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? मुझे लगता है इस पर यदि आप अपने कुछ बिंदु रखेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं इस बात पे मैं कहूँगा कि देखिए, भारत सरकार एज अ होल हिंदुओं के लिए काफ़ी कर रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ, सॉरी, मैं अचानक से मैं जी अटक जी गया हूँ। जी 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 आप बोलिए इंग्लिश में। हाँ, yes. So what my point is saying that is the Indian government doing enough for the Hindus? I don't think so. But but are they doing something for the Hindus? Maybe yes. तो इसीलिए, और देखिए, आप मतलब आप सभी हिंदुओं को सरकार हाँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किससे बनी है? हम समाज से ही बनी है। हमारे हिंदू समाज से ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार बनाते हैं। तो ये हमारे समाज का ही तो एक रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब ही है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारी सरकार सोचेगी। हम लोग अगर जागरूक नहीं होते हैं तो हमारी सरकार उतनी ज्यादा जागरूक नहीं होगी जितना कि हम चाहते हैं। तो क्या वो तो इसीलिए अभी एट दिस मोमेंट उन्होंने बस गोविंद जी ने जो कहा है रिगार्डिंग कि वेस्ट बंगाल में जो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और बांग्लादेश में सिर्फ उन्होंने बस ये वहाँ पे हिंदुओं की की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इतना तक ही कहा है। ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने कि ये तो कुछ भी नहीं है, पर कुछ भी नहीं, मतलब लाइक बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही है। पर मैं इसको एक सिग्नल की तरह मानता हूँ। अब मतलब मैं आशावादी ज्यादा हूँ, निराशावादी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आशा रखता हूँ कि कुछ हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। जी, अन्य कोई है क्या मेरे प्रश्न पर बोलना चाहेगा? देखिए, मैं संक्षेप में फिर से अपनी बात बोल दूं। जो हमें सॉल्यूशन चाहिए। समस्याएं भी हमें पता हैं और क्या नहीं हो रहा है वो भी हमें पता है। संघीय शक्ति कलयुग है, हमें जितने भी संगठन हैं उनमें ये चीज़ उनके दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि भाई, जो तुम बोल रहे हो और जो चीज़ तथ्य है उनमें धरती और आकाश का अंतर होता है। बीजेपी वाले अपने आप को छाती ठोंक करके सेकुलर बोलते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। अगर इनसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो कांग्रेस वाले हिंदू के लिए कार्य करते थे। अगर मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ या मोदी का विरोध, मैं मोदी के फुल सपोर्ट में हूँ। लेकिन समस्या ये है कि ये इनकी जो अभी पार्टी है, अभी ये खुलेआम मुस्लिमों के सपोर्ट में। अभी राजनाथ सिंह का बयान मैंने पढ़ा, सच बता रहा हूँ, बहुत पीड़ा होती है ऐसे लोग के बयान सुन करके। ऐसे काश कभी आप हिंदुओं के लिए भी ऐसा बोल दो कि हिंदुओं के कोई चिमटे से भी छू के दिखाए, जैसे आप मुस्लिमों के लिए बोल देते हो। ऐसे बहुत पीड़ा होती है। सब मोहन भागवत जो बयान दे देते हैं, हाँ हिंदू जो है अधूरा है बिना मुस्लिम के, ये सब बयान से सच में हम लोग बहुत बहुत आहत होता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर जो सौमित्र जी जैसे बात उठा रहे थे कि वहाँ से यहाँ लाया जाए सीए की तरह, तो मेरे अनुसार वो बिल्कुल भी इसका हल नहीं है।
आप लेके आओगे, आप गारंटी दे सकते हो कि वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे? कितने साल की गारंटी आप दोगे उन्हें? और जिनको ला रहे हो इसी उद्देश्य से ला रहे हैं ना आप यहाँ पे, कि वो यहाँ सुरक्षित रहेंगे। आप मुझे कोई लिख के गारंटी दे सकता है कि मैं उनको 5 साल की गारंटी दे रहा हूँ, 5 साल तक वो सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे? 10 साल की कोई लिख के देगा? 20 साल की कोई लिख के देगा गारंटी? नहीं है भाई, नहीं है। वास्तविकता समझिए आप लोग, वास्तविकता यही है। आज आप चाहे वहाँ हैं, चाहे आज डायरेक्ट फेस कर रहे हैं, या भविष्य में यहाँ आकर के फेस करना है, करना वही है फेस आपको। तो जितना जल्दी जाग जाइए, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा, चीज़ें मिट नहीं जाएंगी। आज आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप वहाँ से भाग के यहाँ आएंगे, कल यहाँ भी वही प्रत्यक्ष होगा, फिर दूसरे देश में भागने का प्रयास करेंगे। भागना कहीं से भी हल नहीं है। जो हो रहा है, 100 लोग अटैक कर रहे हैं, आप 2 लोग हो, 2 को मारो, मरो, चलेगा। लेकिन रिटेलिएट जो चीज़ गलत हो रहा है उसका विरोध करिए। वो मार रहे हैं, आप ये सोचो कि हम बच के भाग जाएं और वहाँ जाके सुरक्षित हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी किसी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम सुरक्षित हो जाएंगे। और ये बिल्कुल भी सच बता रहा हूँ, ये इसको कोई भी नहीं कर सकता कि ये मैं किसी भी सरकार से पूछ लूँ। आप मेरी बात अगर गलत लगे तो बताइएगा। कोई भी सरकार, अगर मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान से लेके आए, पाकिस्तान से लेके आए, बांग्लादेश से लेके आए, कहीं से भी हिंदू को लेके आए, इजराइल की तरह कोई अपने हिंदुओं के लिए खड़ा है? इजराइल जैसे कहता है यहूदियों को अगर एक यहूदी मारे तुमने तो हम 10 मारेंगे। कोई है माइका लाल भाजपा में या किसी हिंदू संगठन सोकाल, जो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, है कोई पार्टी या कोई नेता जो खुलेआम कहता हो कि अगर मेरे एक हिंदू भाई हुआ? बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, कभी बोला था उन्होंने, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी का क्या हाल है? ये सारी जो विषमताएं हैं, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो हल है, जो धर्म का मार्ग है, वही अनुसरण है, वही अनुसरण करके ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी हमें जो है पतन की ओर ही लेके जाएगा। धर्म का मार्ग यही है, कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसिते प्रतिहिंसितम तत्र दोषम न पश्याम छठे साठ्यम समाचरित। अगर कोई आपको मार रहा है तो आप ये सोचो कि हम भाग जाएं, तो वो सोल्यूशन नहीं है। अगर जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा करिए। हिंसा कर रहा है तो आप भी हिंसा प्रति हिंसा करिए। ये मत सोचिए कि हाँ हम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाएंगे तो बच जाएंगे, हम सेकुलर बन जाएंगे तो बच जाएंगे, हम लिबरल बन जाएंगे बच जाएंगे। नहीं, सबकी नीयत ही वही है। वो अलग बात है कि कोई आज फेस कर रहा है, कोई 10 साल बाद फेस करेगा। होना वही है सबकी गति। ठीक है, पूछूंगा और हम बस अगले 10 मिनट 15 मिनट में बंद करेंगे इसको, चर्चा को। मैंने प्रश्न जो पूछा था मैं उसको घुमा के पूछता हूँ फिर से, मुझे इसका उत्तर दे पाते हैं तो। जो दुर्गति आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है, या पाकिस्तान में हुई है, या अफगानिस्तान में हुई है, इवन भारत में हुई है, उसका जो कारण है, क्या भारत सरकार या हिंदू उस कारण को जानते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हैं? ये बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी कारण से बांग्लादेश में ये सब चीजें हो रही हैं। जानते हैं, बट मैं ये एकदम शॉर्ट आंसर कहूंगा, जानते तो है, पर इसका सल्यूशन भी है। बट वही बात रही कि पॉलिटिकल करेक्टनेस और लोगों को ये वेस्टर्न जो ये है, वेस्टर्न की जो आइडियल वैल्यूज, इन सब में आपको खड़े उतरने के लिए की जो लालसा, या फिर नोबेल पीस प्राइज जीतने की लालसा में आप कदम नहीं उठा रहे हैं, तो ये इसमें तो हम और कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, सभी को पता है कि ये प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द में है, और इसका क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी सभी कुछ हद तक जी जो कह रहे हैं यही सत्य है। यही जो बात ये जो सोल्यूशन जो उन्होंने कहा है, ये एकमात्र बहुत डायरेक्ट और बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है। पर रही वही बात कि कोई उठाना नहीं चाहता है, कोई इसके साथ जो रिस्क्स जो आते हैं वो कोई झेलना नहीं चाहता।
हर कोई कदम जो लेना है उसके साथ कुछ रिस्क्स मतलब उठाना ही पड़ेगा। बट वही बात है कि क्योंकि हम लोग वो रिस्क उठाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम वो कदम लेना भी नहीं चाहते हैं। बस इतना सही। धन्यवाद। तो क्या इस तरह से ना समझा जाए कि यह हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, या उनके रक्त से जो है इस विकास को, या इस देश को, या इस चीज को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मैं इतना भी नहीं कहूंगा, मतलब इतना डायरेक्टली मैं एक्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बात है कि कुछ हद तक आप कह सकते हो हाथ बंधे हुए हैं। और क्यों मैं कह रहा हूँ हाथ बंधे हुए हैं, तो मैंने कारण भी कुछ हद तक मैंने बता दिया है। क्योंकि और क्योंकि अगर सपोज अगर माने कि जो ऐसे कुछ कड़े कदम अगर उठाए भी, तो अगर आप ये मानिए, सोचिए, मैं अभी जिस कॉलेज में हूँ, जहाँ जहाँ पे मैं हूँ, उधर ही अगर मैं किसी इसी तरह का एक कदम मैं उठा लूं, मेरे खुद के जो कलीग्स है वो मुझे बॉयकॉट कर लेंगे, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। अब क्या मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, क्या या नहीं? तो वही आपको देखना होगा। और मतलब ये मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ ज्यादातर, जो मतलब और सरकार की बात में भी मैंने ऑलरेडी कहा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस और वेस्टर्न आइडियल्स की जो ये है उसके साथ अपने आप को देखने के लिए की जो लालसा है, इसके कारण ले नहीं पाते हैं। पर मूर्ख बनाने का जो ये एलिगेशन है वो मैं नहीं मानता। तो इस तरह से तो जो आप कह रहे हैं कि विवश हैं, विवशता है, हाथ बंधे हुए हैं, तो यदि आज हाथ नहीं खुले हैं, कल नहीं खुले थे, तो कल क्या खुलेंगे हाथ? और यदि नहीं खुलेंगे तो क्या यह हिंदुओं के साथ धोखा नहीं है, और हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम नहीं हो रहा कि आपके ही खून पर जो है ये बात आगे चलेगी, और हम यहाँ पर इस्लाम को जो है वो कट्टरपंथियों को इसी तरह से सहते रहेंगे, उनको सह देते रहेंगे? यही तो बात है। यही तो इसी तरह से ही तो इस्लाम की जो बढ़ोतरी जो हुई है, इसी तरह से ही हुई है। और ये हमारी गलती, सब लोग जागरूक हो जाए, सब लोग आगे आके कहे कि हाँ, ऐसा हो रहा है, और हम ऐसा मतलब इसको हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम नहीं चाहेंगे कि ये हमारी फायदा उठाए। तो वही ये मैं मैं आशा करता हूँ कि आगे लोग जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए। पर देखते हैं, क्योंकि ये मेरे दादाजी, मेरे दादाजी, मेरे दादी, मेरे नाना नानी, इन चारों ने फेस किया है। मेरे नानी की जो पूरी परिवार जो थी, मेरी नानी ने खुद देखा है अपने पूरे परिवार का खत्म होते हुए। क्योंकि वहाँ जो एक जगह है ब्राह्मण बाड़िया जो है बांग्लादेश में, वहां से वो लोग जब भाग रहे थे, तब उनके पूरी परिवार ने एक कवच की तरह उनको घेर के उनको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, और उसी में वो लोग मारे गए थे। और अंतिम तक उन्होंने अपने पिताजी को देखा था मरते हुए। तब तक वो पहुंच गए थे एक सेफ जोन पे, और भारत में चले आए थे। तो ये एक्सपीरियंसेस हमें पता है, और इसलिए मैं बहुत कॉशियस भी रहता हूँ इन सब मामलों में। बट ये मैं पर्सनली मैं कॉन्शियस हूँ। बात रही कि जो सोसाइटल कॉन्शियसनेस जगाने की जो बात है, उसी में वही बात आ गई, हिचकिचाना। कि आज मैं और 5 हिंदुओं को मैं अगर कहूँ कि आपको सतर्क रहना चाहिए, 5 में से 4 लोग कहेंगे, अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम तो एकदम कट्टरपंथी बन गए, तुम तो ये बन गए, वो बन गए, तुम तो ये नहीं नहीं, हम बात नहीं करेंगे। तुम क्या तो तुम्हें तो डॉक्टरी की डिग्री भी मिलनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे अंदर ऐसे गंदे विचार आ गए हैं, गंदे विचार आ गए हैं। बल्कि ये मेरे कोई मतलब ये मेरे विचार जो है, ये मेरे
मेरे दादा परदादाओं के जो एक्सपीरियंसेस है वहीं से मुझे मिला है। ये मैं कोई ख्याल मतलब ऐसे ही मैंने सोचा नहीं है, पर फिर भी उनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के लिए फिट नहीं हूँ। तो इसीलिए तब तब हिचकिचाहट होती है। पर मैं चाहता हूँ कि ऐसे मतलब अगर सपोज इन 5 में से अगर मैं एक को जगह पाया, अगर उस एक बंदे ने और 5 में से किसी एक को जगाया, ऐसे करके अगर बढ़ता चला गया, तब शायद कुछ कुछ मतलब एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आपके मतलब हम सबकी पूरी संवेदनाएं हैं आपके साथ, आपकी मातृभूमि के साथ और आपके परिजनों के साथ वहां पे जो बीता है इन द पास्ट और जो अभी आपके मित्र परिवार के साथ हो रहा है उसके लिए हम बस यहाँ पे बैठ के इमेजिन कर सकते हैं ये चीजें। कोई एक्चुअली उसको फील नहीं कर सकता। लेकिन इस जब हल पूछा था उसके केस में कि ये समस्या का हल हम निकालना चाहते हैं अगर, या फिर अगर आगे जाके ये यहाँ पे होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। इसीलिए इस समस्या में जो एक और एंगल ग्लोबल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको पूछना चाह रही थी कि क्या इसमें बस ये एक हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है, या जो भी एक रिजर्वेशन का आंदोलन इतना बड़ा एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना हो जाए कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को मतलब निकाल सके, इसके लिए जो एक वेस्टर्न पावर्स का जो मेडलिंग है या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसकी जो चर्चा हो रही है, क्या वो कितने हद तक है इसमें इन्वॉल्व? क्योंकि ये अगर है अफगानिस्तान में भी जैसे हम देखते हैं जो सिचुएशन आज है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्टर्न पावर्स का हाथ है। बाकी बहुत जगह पे भी सरकार भी अभी जाके आगे जो स्टैंड लेगी भारत सरकार, वो भी उसमें भी एक जियोपॉलिटिकल एंगल से बाकी सब चीजों के भी बारे में सोचना पड़ेगा। तो उसमें ये सारे पावर्स अगर इन्वॉल्व है तो वहां पे हमारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो भी हैम्पर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्या कितने हद तक ये इन्वॉल्व है, टू बी वेरी प्रिसाइज, द रोल ऑफ यूएस और मेडलिंग ऑफ यूएस? अगर आप कहना चाहते हैं कि यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट जो है, देखिए यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यूएस की इन्वॉल्वमेंट है, पर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे हाँ बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि थोड़े से पैसे भी मिले हैं, हो सकता है, पर अगर आपके जो समाज जो है, अगर वो खुद अगर मतलब ना चाहता हो कि ये सत्ता को गिराए, ये सरकार को हटाए, तो यूएसए कितना ही पैसा फेंक दे, ये सरकार गिर नहीं पाता। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरे टीम जो है स्टोरीज ऑफ बंगाली हिंदूज, उन्होंने कुछ मैसेजेस भेजे हैं कि अभी ऐसे ऐसे मैप्स बना रहे हैं और हर्षोल्लास कर रहे हैं कि हम लोग वेस्ट बंगाल को, असम को, त्रिपुरा को अपने अंदर लेके आ जाएंगे, गजवातुल हिंद हम लोग कर लेंगे, ये वो कर लेंगे। अगर ऐसी भावनाएं वगैरह पहले से अगर हो, उसमें अगर आप पैसा फेंक दीजिए, हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पे यूएसए का इन्वॉल्वमेंट है, पर ये यूएसए ने ऑर्गेनिकली इसको उठाया नहीं है। ये आग पहले से ही चल रहा था, इसमें इन्होंने पेट्रोल डाला है। यूएसए ने मशाल लगा के इस आग को जलाया नहीं है, आग पहले से ही था। और हाँ, हमारा एक चैनल है स्टोरीज ऑफ बंगाली हिंदूज, इनका एक बार ट्विटर अकाउंट बैन हो गया था, फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है स्टोरीज ऑफ बंगाली हिंदूज का, वहाँ पे प्लीज हमें फॉलो कीजिएगा। हम लगातार इंफॉर्मेशन हम लोग वहाँ पे डालते रहेंगे। तो निश्चित फिर से शुक्रिया, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।